नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे कोरोना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे बीएसटीसी प्रथम वर्ष, ठीक है। और पेपर का नाम है आपका कला शिक्षा का पेपर है, 9वां पेपर। और ये कला शिक्षा का आपको तीसरा गेस्ट पेपर है साथियों, ओके। और ये मात्र 30 अंकों का होता है। इसमें पास होने के लिए आपको 12 अंकों की आवश्यकता होगी। समय इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का मिलेगा, ठीक है भाई। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कला अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति है। यह कथन किसका है साथियों? ये कथन है आपका मैथिली शरण गुप्त का। और ये हमारे भारत देश के राष्ट्र कवि कहलाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ये राष्ट्र कवि हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, फड़े चित्रकला के लिए प्रसिद्ध या विख्यात कलाकार कौन है? तो ध्यान रखना, श्रीलाल जोशी। ध्यान रखेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं? ये शाहपुरा के रहने वाले हैं। और इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति की मौन भाषा क्या है? तो संस्कृति की मौन भाषा कला संस्कृति का अंग होकर उसकी वाहिका भी है, यानी उसको ट्रांसफर करने वाली भी होती है। इसके अतिरिक्त कला संस्कृति की मौन भाषा भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है नंबर 4, बालक के चित्र विकास की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है और इस बार भी पूछी जा सकती हैं। बालक के चित्र विकास की मुख्य अवस्था 4 है। पहली है कीरम कांटे की अवस्था, जिसे विरेखन की अवस्था भी कहते हैं। दूसरी अवस्था है प्रतीक काल की अवस्था। तीसरी है वास्तविक परिचय काल की अवस्था। और चौथी है किशोर अवस्था। अगला हमारा क्वेश्चन है, चित्रकला के तत्वों के नाम लिखिए। तो याद रखेंगे, चित्रकला में 6 तत्व होते हैं। पहला है रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। ये 6 तत्व आपको याद रखने। नंबर 6 क्वेश्चन है, छठवां, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है, नाट्य शास्त्र की जो रचना है वो भरत मुनि के द्वारा की गई थी। और अगर हमारे पूछे जाए कि भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है, पहला तो है भरतनाट्यम, दूसरा है कथक और तीसरा है कुचिपुड़ी। आगे बात करते हैं, नंबर 7वां क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय कला का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1895 से लेकर के 1920 के मध्य में बंगाल में भारतीय कला का प्रारंभ हुआ था। और यही समय आपका कहलाता है भारतीय कला का प्रारंभिक काल। अब आते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन पर, कला की अद्वितीय विशेषताएं, ठीक है। तो कला की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? पहली बात है स्व अभिव्यक्ति होती है कला के अंदर, सक्रिय सहभागिता होती है, कल्पनाशीलता भी होती है, मन एवं शरीर का संबंध भी कला से होता है, समूह गत्यात्मकता, समूह भावना का विकास करती है, नेतृत्व क्षमताओं का विकास करती है, और सामाजिक समायोजन करती है, और सहनशीलता। तो ये सब जो विशेषता है किसकी हैं? कला की है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब आपको 8वां में प्रश्न है, कला में आत्म प्रकटन का क्या महत्व है? व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 1 में से पढ़ के जाना है, ठीक है भाई। सीरीज़ की पीडीएफ आपको दी गई है इसी एप्लीकेशन में। अगला क्वेश्चन है 9वां, कोलाज बनाने की विधि का वर्णन करो। तो कोलाज किसे कहते हैं? सबसे पहले ये देखेंगे, विभिन्न अनुपयोगी वस्तु या कागज को गोंद, फेविकोल या अन्य पदार्थ से चिपकाकर कोई नई कलात्मक आकार बनाना या उसको रूप प्रदान करना ही कोलाज कहलाता है। कोलाज बनाने के लिए सामग्रियों की बात करें तो अनाज, दालें, चावल, चूड़ी के टुकड़े, रंगीन कागज व कपड़ों की कतरनें व अन्य सामग्री चाहिए। इसकी बनाने की विधि की बात करें तो सबसे पहले कागज पर पेंसिल से हम एक रेखा चित्र बनाएंगे, कच्चा चित्र। रेखा चित्र में बनाई गई आकृतियों व उनके रंगों को ध्यान में रखकर उपलब्ध सामग्री में से वांछित सामग्री का चयन करेंगे जो हमको चाहिए। फेविकॉल से चिपका करके फिर हम कोलाज को पूरा कर लेंगे। ये छोटा सा मेथड है इसका। 8वां में प्रश्न आपका प्रश्न है साथियों, चित्र में तान व पोत का क्या महत्व है? चित्र में तान और पोत का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेगा, पढ़ के जाएंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, प्रदर्शनकारी कलाओं के शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख उद्देश्यों में, स्वर ध्वनि व उनके भेद को समझना एवं अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करना।
संगीत की तान विधा, तान कितनी है? 3 विधाएं हैं, ध्यान रखना। संगीत की गायन, वादन और नर्तन, इन सभी पक्षों को समझना। संगीत संस्कृति के परिचायक लोक संगीत, लोक नाट्य को पहचानना और विभिन्न अवसरों पर प्रयुक्त कर पाने की योग्यता का विकास करना। ये प्रदर्शनकारी कलाओं के उद्देश्य बता रहा हूँ। चौथा उद्देश्य है नाट्य कला के विभिन्न प्रकारों को समझना और नाटक को सीखने व सिखाने की सशक्त माध्यम के रूप में उसको समझना। अथवा में आपका प्रश्न है ताल के विभिन्न तत्व कौन कौन से हैं, यानी ताल के अवयव पूछे चाहे तत्व पूछे एक ही बात है। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 4 का है, इसको भी आप लोग पढ़ के जाएंगे। अगला क्वेश्चन 11वां, यामिनी राय के चित्रों की प्रमुख विशेषता बताइए। यामिनी राय ने टम्परा रंगों के द्वारा कपड़े, कागज व पट्टों पर नवीन प्रयोग किए। उनके चित्रों में अधिकांशतः सपाट रंग, सरल आकार व चमकदार वर्ण विधान को अपनाया गया है। अधिकांश चित्रों की रेखा मोटी परंतु अत्यधिक बलवती है। ईसा मसीह तथा श्रृंगार उनकी उत्कृष्ट चित्राकृतियां हैं। अथवा में आपका प्रश्न है सैंधवकालीन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला जो है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, ये आपको प्रश्न यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है नंबर 12, कला शिक्षा क्या है? कला शिक्षा का अर्थ और उसकी संकल्पना की विवेचना कीजिए। तो कला शिक्षा सीखने का एक प्रतीक क्षेत्र है या प्रारंभिक क्षेत्र है जो सौंदर्य शास्त्र के अनुभवों को शिक्षण में ढूंढता है। कला विचारों का प्रकटीकरण है जो मानवीय कल्पना, कौशलों एवं नवाचारों से सृजित होते हैं। कहा जाता है कि संगीत भावनाओं की आवाज़ है। यही तथ्य कला के अन्य स्तरों पर भी लागू होता है। संवेदना एक प्रकार से स्वयं की खोज है। ड्राइंग मस्तिष्क की आंतरिक परतों को खोलता है। मूर्ति कला आंतरिक स्वयं का दर्पण होती है जो कि मूर्तियों में प्रकट होता है, इसे ही हम कला शिक्षण कहते हैं। अथवा में आपका प्रश्न है भारतीय जीवन में कला बोध की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका आपको उल्लेख लिखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नंबर 13, मुखौटा क्या है, इसको किस प्रकार से बनाया जाता है और मुखौटों का महत्व क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मुखौटा होता क्या। नाटक कला में मुखौटों का बहुत महत्व है। नाटकीय रंगमंच में कई पात्र इस प्रकार के होते हैं जिन्हें साधारण मानव अपनी आकृति और वेशभूषा में प्रभाव उत्पादक ढंग से प्रकट नहीं कर सकता। मुखौटे से व्यक्ति जैसा भी चाहे अपना प्रदर्शन कर सकता है। अब मुखौटा बनाने की विधि देखेंगे। मुखौटे मुंह पर बांधे जाते हैं, अतः इनका आकार मुख के आकार के जैसा होता है। मुखौटे अधिकतर मिट्टी कुट्टी के या प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनते हैं। अलग अलग मुखौटों के अलग अलग ढांचे तैयार किए जाते हैं, फिर उनके माध्यम से अनेक मुखौटे बनाए जाते हैं। आजकल मुखौटे रबर, प्लास्टिक के ही बनाए जाते हैं। ये मुखौटे जल्दी खराब नहीं होते। इन्हें बनाने के बाद इन्हें विभिन्न रंगों में सजा दिया जाता है। अब मुखौटों का महत्व देखेंगे। मुखौटे नाटक के पात्र के अनुसार अभिनय करने के लिए आवश्यक होते हैं। मुखौटे लगाने से दर्शकों के दिल पर पात्र की वास्तविक रूपरेखा प्रभाव पड़ता है। मुखौटे बालकों के मनोरंजन के लिए आवश्यक है। कठपुतली की तरह मुखौटे लौकिक कथाओं के रूप में प्रदर्शन आवश्यक है। अथवा में आपका प्रश्न है संयोजन के सिद्धांतों पर सविस्तार व्याख्या लिखिए। तो ये प्रश्न आपको यूनिट 3 में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14, कठपुतली चलाते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे, कठपुतली सीधी, सरल और आसान बनाई जाए। एक बैठक में एक कठपुतली बनाई जाए, यही सरलता का मापदंड होता है, तभी बनाने वाले को आनंद आएगा। कठपुतली बनाने में संभव हो तो पुरानी और इस्तेमाल में नए आने वाली चीज़ों का उपयोग करें। पुरानी चीज़ों से नई चीज़ें बनाने में एक अलग प्रकार का आनंद मिलता है। छोटी छोटी बातें और अनावश्यक विशेषताओं को टाल देना चाहिए। दूसरी बात याद रखनी कि मुखौटे बन जाने के बाद कठपुतली बन जाने के बाद कथानक को चुनें। कथानक के चरित्रों पात्रों के अनुरूप आपके पास कठपुतली उपलब्ध ना हो तो कथानक के चरित्र पात्र बदल देना चाहिए।
उनके पास उपलब्ध कठपुतलियों के अनुसार कथानक में फेरबदल कर लें। संवाद छोटे छोटे और आसान हो, भाषणबाजी का सहारा नहीं लिया जाए। कठपुतलियों की गतिशीलता तथा हलचल के कारण कथानक आगे बढ़ता है तथा नए नए प्रसंग बनाए जाते हैं और बात दर्शकों तक सही ढंग से पहुंचती रहे। यह तरीका फलदायी भी साबित होता है। कभी कभार बच्चों को कथानक की रूपरेखा बता देनी चाहिए और उन्हें संवाद रचना के लिए प्रेरित करें। ऐसे प्रयासों से बच्चों की भाषा पर एक पकड़ मजबूत होनी चाहिए, मजबूत पकड़ हो जाती है। कठपुतली का खेल प्रस्तुत करने के लिए मंच का होना जरूरी नहीं है। नेपथ्य के किसी भी हिस्से में छिपकर ही कठपुतली का प्रदर्शन किया जा सकता है। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, कक्षा में नाटक करवाने के लिए शिक्षक को कौन कौन सी गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए? तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 4 में मिलेगा। आइएगा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आपका इस मॉडल पेपर का, गैस पेपर का। भारत में लोक नाट्य कला का विकास किस प्रकार हुआ? तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक की कला अवधि में कई सारी क्षेत्रीय भाषा अस्तित्व में आई, परंतु अब इनके लिखित रूप होने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी। इसी कारण इस चरण को लोक या पारस्परिक लिहाज से जाना जाता है। अर्थात यह है, लोक नाट्य तो केवल मौखिक माध्यमों से पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में हमको मिला है। प्रदर्शन के ज्ञान क्षेत्र में भी पारंपरिक या पारस्परिक लोक नाट्य के रूप में एक बड़ा परिवर्तन आया है। शास्त्रीय नाट्य कला का स्वरूप बहुत ही जटिल, सख्त और जड़ था। वही लोक नाट्य की उत्पत्ति ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में हुई है। इसका उद्देश्य मुख्यतः मनोरंजन करना था और व्याकरणिक नियम प्राथमिक नहीं थे। हालांकि लोक नाट्य में भी संगीत, माइम, नृत्य व कथन आदि तत्व मौजूद थे। वह सरल, तात्कालिक और अनुरचना या आशु रचना पर आधारित था, जो इसे एक विशेष समय व क्षेत्र की सीमा में प्रतिबद्ध करता है। इसके अलावा क्लासिकल नाट्य कला का अभिमंचन एक समय में पूरे भारत में समान हुआ होगा, जबकि पारस्परिक नाट्य कला के प्रदर्शन में भिन्नता रही होगी। भारत में नाट्य कला या लोक नाट्य का एक बहुत ही रंग बिरंगा विन्यास मौजूद है। बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी बिहार में जात्रा के नाम से जानते हैं, तो महाराष्ट्र में इसको तमाशा के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में इसे नौटंकी के नाम से जानते हैं, और गुजरात में इसे भवाई के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है। अब आत्मा में आपका प्रश्न है साथियों, मुगल कालीन चित्रों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। इस तरीके से आपके कंप्लीट आपके होते हैं टेस्ट, और आप लोगों के लिए रीट लेवल 1 के लिए टेस्ट सीरीज इसी एप्लीकेशन पे दी गई है। खुराना क्लासेस ऐप पर प्ले स्टोर पे मिल भी जाएगा, और जिसने डाउनलोड कर रखा है वो ले लें। रीट लेवल 1 पात्रता टॉपिक वाइज ऑल सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज। थैंक यू सो मच।